राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, आप सभी को पता है हमने जनरल साइंस की T20 सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम साइंस के 20 क्वेश्चन हर रोज करते हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं नेचर में, और इन क्वेश्चन को हमने बहुत ही सलीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। और ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर का काम बताना है हमें, इसमें क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो कौन सी प्रकार के करंट की वोल्टेज को ये स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है? वो होती है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लेंज का नियम क्या है। लेंज ने एक रूल दिया था, तो उसके बारे में बताना हमें, वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण का। ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन सी द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन डी दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का। तो लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है यादृच्छिक ध्रुव। ऑप्शन बी दोषपूर्ण ध्रुव। ऑप्शन सी परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी अतिरिक्त ध्रुव। तो आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल रहते हैं, दो ध्रुव रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसने ये बोला है कि अगर एक तीसरा ध्रुव और ऐड कर दिया जाए तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो अगर एक और तीसरा ध्रुव कोई ऐड करेंगे तो वो परिणामी ध्रुव कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे का क्यूरी ताप क्या क्यूरी ताप होता है। ऑप्शन ए 575 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 770 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 635 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी 450 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। क्यूरी टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का वो टेम्परेचर होता है जहां पर पहुंचने के बाद वो अपनी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को अवॉइड कर देता है, या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की वो उसमें कमी करने लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर के बाद उसकी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो लोहे का कौन सा होता है ऐसा ताप या क्यूरी ताप जिसे हम बोलते हैं कि जिस पे जाकर वो अपनी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 770 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली इस टेम्परेचर की रेंज होती है 770 से 780 डिग्री सेल्सियस। तो आप थोड़ा सा माइंड में रखना, कई बार ऑप्शन में 780 डिग्री सेल्सियस भी दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, 770 डिग्री से 780 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है। ऑप्शन ए पंखा। ऑप्शन बी धुलाई मशीन। ऑप्शन सी बुलाने की घंटी। ये बुलाने की घंटी भाई डोरबेल को बोला गया है, कभी पजल हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही उपकरणों में मैग्नेट का एक अहम योगदान रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दिक् सूचक जिसे कंपास भी बोला जाता है का प्रयोग क्या पता लगाने में नहीं किया जा सकता। कंपास का प्रयोग होता है जो वो बताना है कि इन ऑप्शन में से किस के लिए उसका यूज हम नहीं कर सकते। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कंपास से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का तो पता लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका हो जाएगा नेगलेक्ट। ऑप्शन बी है चुंबक की शक्ति। ऑप्शन सी है चुंबकीय उत्तरी दक्षिण दिशा। ऑप्शन डी है चुंबक की ध्रुवता। तो ऑप्शन बी जो है चुंबक की शक्ति, कंपास से चुंबक की पावर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कंपास से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। चुंबक के जो ध्रुव रहते हैं, मैग्नेट के जो पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनका प्रयोग भी कंपास के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चुंबक की शक्ति का पता कंपास के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। पहला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है भाई यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का अंतराल एनर्जी गैप जिसे हम बोलते हैं सबसे अधिक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अर्धचालक, ऑप्शन बी अतिचालक, ऑप्शन सी विद्युतरोधी, ऑप्शन डी धातु। तो एनर्जी गैप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि एनर्जी गैप क्या होता है। किसी भी मेटल का या किसी भी मटेरियल का अगर हम बोले तो उसका कंडक्शन कराने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनको मूव कराने के लिए एक गैप होता है। ये गैप सबसे ज़्यादा तो होता है विद्युतरोधी पदार्थों में, या जिसे हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है उनमें सबसे ये गैप जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। गैप ज़्यादा होने के कारण जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे इलेक्ट्रॉन है जो जंप नहीं कर पाते, इसके कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं हो पाता। जो अर्धचालक रहते हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और अतिचालक जो होता है जो सुपर कंडक्टर जिन्हें बोला जाता है, जो किसी विशेष परिस्थितियों में ही इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गो थ्रू करने देते हैं। और धातुएं जो रहती हैं मोस्टली सभी धातुओं से एनर्जी का प्रभाव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एनर्जी गैप इनमें से सबसे अधिक किस में होता है? तो जो नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर जिन्हें हम कहते हैं उनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो जो बॉन्ड रहते हैं इनके बीच में उनको क्रॉस नहीं कर पाते और इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1 नैनो सेकंड में होते हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है 10 की पावर 9 सेकंड। ऑप्शन बी दिया गया है 10 की पावर -3 सेकंड। ऑप्शन सी जो दिया गया है 10 की पावर 9 सेकंड, सॉरी माइनस में दिया गया है। ऑप्शन डी जो दिया गया है 10 की पावर -6 सेकंड। तो 1 नैनो सेकंड में मोस्टली बच्चों को ये पता होता है कि भाई नैनो से 9 को सिमिलर सी थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में फंस जाते हैं बच्चे। तो याद रखना नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 सेकंड होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर में होते हैं। ऑप्शन ए है 500 वाट, ऑप्शन बी है 700 वाट, ऑप्शन सी है 746 वाट, ऑप्शन डी है 200 वाट। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वाट के इक्वल होता है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 1 पिकोग्राम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 की पावर -9 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 10 की पावर -12 ग्राम, ऑप्शन सी दिया गया है 10 की पावर -15 ग्राम, ऑप्शन डी दिया गया है 10 की पावर -6 ग्राम। 1 पिकोग्राम में भाई 10 की पावर -12 ग्राम होते हैं। याद कर लेना आप इसको। 2-3 पिकोग्राम हो गया, नैनो सेकंड हो गया, एक फैदम है, वो भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो याद रखना 1 पिकोग्राम में 10 की पावर -12 ग्राम होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। 1 समुद्री मील या समुद्री दूरी जो होती है वो किसके बारे में हमें किसके बराबर होता है ये बताना है। तो 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है, ऑप्शन दिए गए हैं 1.80 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1.85 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो दिया गया है 2.58 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 1.61 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है 1.85 या एग्जैक्ट अगर हम बोले तो 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 1 फैदम किसके बराबर होता है? तो फैदम का बताना है भाई। फैदम जो फैदोमीटर आपने सुना होगा, जो समुद्र की गहराई मापने में काम होता है, तो उसकी एक यूनिट है। तो इसमें पूछा गया है 1 फैदम किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.85 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.61 किलोमीटर। तो 1 फैदम जो होता है 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मील इसमें पूछा गया है भाई। 1 मील किसके बराबर होता है? तो 1 मील बताना है भाई किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1.80 किलोमीटर और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो है 1.61 किलोमीटर। तो भाई एग्जैक्ट ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है। वैसे तो होता है 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अप्रोक्सीमेट जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन डी 1.61 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 1 बैरल में बताने हैं भाई कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन ए है 169 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 149 लीटर, ऑप्शन सी जो है 109 लीटर, ऑप्शन डी है 159 लीटर। तो 1 बैरल में
159 या 159 लीटर होते हैं। बैरल भी लिक्विड को मापने की यूनिट है, वॉल्यूम मापने की। तो जो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। यहाँ पे भाई मास का कन्वर्जन करना है न्यूटन वाले यूनिट में, यानी मास को किस में मापते हैं आप, किलोग्राम में मापते हैं, और यहाँ पर न्यूटन में इसको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 10 न्यूटन, ऑप्शन बी है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी है 9 न्यूटन, ऑप्शन डी है 1 न्यूटन। कई बार भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो है एग्जैक्ट 9.8 न्यूटन, लेकिन कई बार ऑप्शन में 9.8 न्यूटन ना देकर 10 न्यूटन पूछ लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा इस डाटा को ध्यान रखना कि एग्जैक्ट तो 9.8 न्यूटन होता है। कई बार पॉइंट से बचने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, सीधा 10 न्यूटन भी दे देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए डेवी, ऑप्शन बी सोल्स, ऑप्शन सी रोंटजन, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, डेवी ने किया था। यहाँ पे रोंटजन और मार्कोनी का भी नाम आपने सुना होगा। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने की थी और रोंटजन ने शायद एक्सरे की खोज की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी जो है कार्ल बेंज है जिन्होंने कार बनाई थी, ऑप्शन डी एक्वर्ट एंड मोस्ली। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एक्वर्ट एंड मोस्ली ने, जो ऑप्शन डी है। अगर मैं पूछूं कि मैकेनिकल कंप्यूटर का यानी यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सबसे पहले तो यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो है ऑप्शन डी एक्वर्ट एंड मोस्ली ने। कई बार चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में दे दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, सीधा कंप्यूटर दिखा, चार्ल्स बेबेज दिखा, सीधा उस पर टिक कर देते हैं और वो हो जाता है गलत। तो ये देखना कि भाई कंप्यूटर कौन से टाइप का कंप्यूटर पूछा गया है, मैकेनिकल कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एक्वर्ट एवं मोस्ली ने। तो बढ़ते हैं आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की तरफ। रडार का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन ए बुशनेल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट वाटसन। तो रडार का जो आविष्कारक था वो था भाई ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है रॉबर्ट वाटसन। वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। रडार की जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपने कमेंट में बतानी है। देखते हैं भाई किस किस को पता है रडार की फुल फॉर्म। हमने अपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस भी किया है। जिसको फिजिक्स के बारे में दिलचस्पी है और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया मिलेगा भाई, आप अपनी जो फिजिक्स की क्लासें हैं उनको देख सकते हैं। और आशा करते हैं भाई आपको ये जो सीरीज़ है अपनी ये पसंद आ रही होगी, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। अगर भाई इस आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा दिया गया कंटेंट कुछ रिलेटेड करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को सपोर्ट करना ना भूले भाई। आपका सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशन का एक और अहम कारण ही है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने मित्रों के पास में, और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।